सबसे पहले बात करते हैं पुनर्जागरण के बारे में। सबसे पहला प्रश्न है पुनर्जागरण क्या है। तो 14वीं और 16वीं सदी में कहीं कहीं आपको 17वीं सदी भी देखने को मिल सकते हैं। तो 14वीं और 16वीं सदी के मध्य यूरोप में हुए सांस्कृतिक व धार्मिक आंदोलन को पुनर्जागरण कहा जाता है। पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ हुआ? इटली के फ्लोरेंस नगर से पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो पुनर्जागरण का अग्रदूत इटली के महान कवि दांते को माना जाता है 1260 से 1321 ईस्वी। नेक्स्ट है यूरोप में मध्य युग की समाप्ति और आधुनिक युग का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? तो यह पुनर्जागरण काल ही है जहां पर यूरोप में यह माना जाता है कि पुनर्जागरण काल ही वह काल है जहां पर मध्य युग समाप्त हो जाता है और आधुनिक युग आरंभ हो जाता है। नेक्स्ट है पुनर्जागरण ने परलोकवाद और धर्मवाद के स्थान पर किस वाद को प्रतिष्ठित किया? तो यह था मानववाद। आगे चलते हैं। आगे है दांते द्वारा रचित प्रसिद्ध काव्य डिवाइन कॉमेडी किस भाषा में लिखी गई है? तो डिवाइन कॉमेडी की जो भाषा है टस्कन भाषा है और यह भाषा इटली की स्थानीय भाषा है। तो दांते की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है डिवाइन कॉमेडी, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट है दांते ने स्वर्ग एवं नरक की काल्पनिक यात्रा का वर्णन अपनी किस पुस्तक में किया है? तो यह पुस्तक है डिवाइन कॉमेडी। तो चित्र में आप देख सकते हैं तो इसी प्रकार की काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया है इन्होंने डिवाइन कॉमेडी में। नेक्स्ट है दांते के बाद पुनर्जागरण को आगे ले जाने वाला व्यक्ति कौन था? तो दांते के बाद जो पुनर्जागरण का नेतृत्व करता थे वे थे पेटॉक। तो इनके नेतृत्व में पुनर्जागरण आगे बढ़ा 1304 से 1367 ईस्वी। नेक्स्ट है मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? तो यह पेटॉक को माना जाता है मानववाद का संस्थापक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पुनर्जागरण काल में चर्च एवं पादरियों के कट्टरता की आलोचना किसके द्वारा की गई? तो यह की गई मानववादियों द्वारा। तो देखा जाए तो पुनर्जागरण काल विश्व इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है और भारत में भी इस प्रकार के पुनर्जागरण समय समय पर आए और हम देखते हैं कि भारत के इतिहास में भी विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक आंदोलन हुए। तो यह आंदोलन भी देखा जाए पुनर्जागरण तो इसी प्रकार का आंदोलन था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है इटालियन गद्य का जनक किसे माना जाता है? तो बोकेशियो को इटालियन गद्य का जनक माना जाता है। आगे बात करेंगे बोकेशियो की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो डेकामेरॉन बोकेशियो की प्रसिद्ध पुस्तक है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। मैकियावेली, फ्लोरेंस के निवासी मैकियावेली को प्रथम राजनीतिक चिंतक माना जाता है आधुनिक विश्व का। द प्रिंस किसकी रचना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो जिन्हें नहीं पता है वो इसको याद कर ले। द प्रिंस मैकियावेली की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। नेक्स्ट है पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? तो यह जियाटो को माना जाता है पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक। तो यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे पुनर्जागरण की भावना की अभिव्यक्ति इटली के किन 3 कलाकारों की कृतियों में मिलती है? पहला कलाकार है लियोनार्डो दा विंची, दूसरा राफेल और तीसरा माइकल एंजेलो। तो ये तीनों कलाकार पुनर्जागरण काल से संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों का नाम हमें याद रखना है। आगे चलते हैं। द लास्ट सफर और मोनालिसा चित्रों के रचयिता कौन है? तो बहुत ही फेमस चित्रकला है द लास्ट सफर और मोनालिसा। मोनालिसा से आप सभी भली भांति परिचित होंगे और लास्ट सफर की बात की जाए तो यह है लास्ट सफर और इसके जो रचयिता हैं लियोनार्डो दा विंची, इनके रचयिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन किसकी कृतियां हैं? तो यह भी एक प्रकार का देखा जाए तो चित्रकला ही है और यह माइकल एंजेलो की कृति है। नेक्स्ट है जीसस क्राइस्ट की माता मैडोना का चित्र किसके द्वारा बनाया गया? तो यह बनाया गया था राफेल के द्वारा। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार फ्रांसिस बेकन कहाँ का निवासी था? तो यह इंग्लैंड का निवासी था। तो यहाँ पर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जनरली हम लोग जो देख रहे हैं पुनर्जागरण इटली में प्रारंभ हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो फ्रांसिस बेकन है इंग्लैंड के हैं। तो कई बार कंफ्यूजन हो सकता है कि पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार पूछा गया है तो हो सकता है कि ये इटली का हो, लेकिन ये इटली का नहीं इंग्लैंड का है, इसलिए मैंने बोला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इस बात पे। नेक्स्ट बात करते हैं रोजर बेकन ने अपनी किस पुस्तक में पुनर्जागरण की आदर्शवादी भावना को अभिव्यक्ति प्रदान की? तो यह है इनकी पुस्तक सालमंज हाउस। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं द प्रेज ऑफ हॉली। द प्रेज ऑफ हॉली पुस्तक है जिसमें ईसाई धर्म की कुरीतियों एवं पादरियों के अनैतिक जीवन पर व्यंग किया गया है। तो यह किसकी रचना है? तो यह
रचना है इरास्मस की, और इरास्मस कौन थे? हॉलैंड के निवासी थे जिन्होंने द प्रेज ऑफ फॉली की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत करने वाली यूटोपिया किसकी पुस्तक है? बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है यूटोपिया, और यह लिखी गई है सर टॉमस मूर द्वारा। तो यह आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंग्लैंड के थे ये सर टॉमस मूर, और इनकी रचना है यूटोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? तो यह हुई थी इंग्लैंड से। अगला क्वेश्चन है बाइबल का जर्मन अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो मार्टिन लूथर द्वारा बाइबल का जर्मन अनुवाद किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक मार्टिन लूथर किस देश के रहने वाले थे? तो ये जर्मनी के रहने वाले थे। एसएससी जैसे एग्जामों में देखा जाए तो इस प्रकार के प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो जो एसएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो रोजर बेकन, जो कि इंग्लैंड के निवासी हैं, उन्हें माना जाता है आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसे कहा जाता है? जॉन विक्लिफ को प्रातःकालीन तारा कहा जाता है धर्म सुधार आंदोलन का। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जॉन विक्लिफ के अनुयायी क्या कहलाते थे? तो लोलाट्स कहा जाता था। जॉन विक्लिफ के जो अनुयायी थे उनको लोलाट्स कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है प्रशांत महासागर का नामकरण किसके द्वारा किया गया? तो स्पेन का निवासी था मैगलन। तो मैगलन से भली भांति सब परिचित होंगे और जानते भी होंगे, लेकिन इसके साथ साथ यह भी हमें याद रखना है कि मैगलन जो था वह स्पेन का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री मार्ग से विश्व परिक्रमा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो यह था मैगलन। अगला क्वेश्चन अमेरिगो वेस्पुस्सी, जिसके नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा, किस देश का निवासी था? तो यह इटली का निवासी था। तो यह भी हमें याद रखना है, अमेरिगो वेस्पुस्सी किस यूरोपीय देश का निवासी था? तो इटली था। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका की खोज किसके द्वारा की गई? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा की गई। आगे चलते हैं, इटली के एकीकरण के बारे में बात करेंगे। इटली के एकीकरण से संबंधित हमारा पहला प्रश्न है, इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? जोसेफ मेजनी को जनक माना जाता है। जोसेफ मेजनी जनक। नेक्स्ट है 1871 ईस्वी में इटली के एकीकरण किसके द्वारा किया गया? तो यह काउंट काबूर द्वारा किया गया। ये दोनों क्वेश्चन समान से दिखते हैं, लेकिन इनमें अंतर है और इसलिए आप इसमें ध्यान रखें। ये एकीकरण का जनक जोसेफ मेजनी को माना जाता है, जबकि इटली का एकीकरण किसके द्वारा किया गया? काउंट काबूर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक देश कौन था? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया को याद रखना है, इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्कालीन इटली की समस्या को अंतरराष्ट्रीय समस्या किसके द्वारा बनाया गया? तो ये थे काउंट काबूर, जिन्होंने इटली की समस्या को अंतरराष्ट्रीय समस्या बनाया और विश्व का ध्यान इसकी तरफ आकर्षित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटली के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो काउंट काबूर, गैरीबाल्डी और मेजनी, ये तीन महान व्यक्ति थे जिनको इटली के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। आगे चलते हैं। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यंग इटली 1831 में स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यंग इटली की स्थापना जो 1831 में की गई थी वह किसके द्वारा की गई थी? जोसेफ मेजनी द्वारा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जोसेफ मेजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन कहा गया है जोसेफ मेजनी द्वारा। इनका कथन था कि यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नव युवकों के हाथ में दे दो। तो बहुत ही प्रासंगिक है यह कथन, और देखा जाए तो वर्तमान संदर्भ में भी देखा जाए तो यह कथन बहुत ही प्रासंगिक है। तो यह कथन था जोसेफ मेजनी का, और यह याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है ये, कि यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है? तो गैरीबाल्डी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है? तो गैरीबाल्डी। अगला क्वेश्चन है लाल कुर्ती नाम से सेना का संगठन किसके द्वारा किया गया? तो गैरीबाल्डी द्वारा लाल कुर्ती नाम से सेना का संगठन किया गया। अगला क्वेश्चन कार्बोनरी सोसाइटी का संस्थापक किसे माना जाता है? तो गिबर्टी थे कार्बोनरी सोसाइटी के संस्थापक, गिबर्टी। नेक्स्ट, इटली के एकीकरण की शुरुआत किन राज्यों के मेल से होती है? तो पहला राज्य था लोम्बार्डी और दूसरा सार्डिनिया। तो लोम्बार्डी एवं सार्डिनिया के एकीकरण की शुरुआत के साथ ही इटली के एकीकरण की शुरुआत प्रारंभ हो जाती है। अब चलते हैं जर्मनी के एकीकरण से संबंधित बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है जर्मनी का एकीकरण किसके द्वारा किया गया? तो बिस्मार्क द्वारा किया गया जर्मनी का एकीकरण। और आप सभी को पता है भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में आप चाहे तो बता सकते हैं भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
तत्कालीन जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? सॉरी, तत्कालीन जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? तो सबसे शक्तिशाली राज्य उस समय था प्रशा, और प्रशा के जो शासक थे विलियम प्रथम, उन्हीं के प्रधानमंत्री थे बिस्मार्क। तो बिस्मार्क कौन था? प्रशा के शासक विलियम प्रथम के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मार्क प्रशा का चांसलर कब बना? तो 23 सितंबर 1862 ईस्वी में बिस्मार्क प्रशा के चांसलर बनते हैं। तो जर्मनी में जो शासक होते हैं उन्हें चांसलर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेश वाहक किसे माना जाता है? तो नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेश वाहक। नेक्स्ट है, जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? तो फ्रेडरिक लिस्ट है आर्थिक राष्ट्रवाद के पिता जर्मनी के। अगला क्वेश्चन है, एकीकृत जर्मनी राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले दार्शनिक कौन थे? तो पहले दार्शनिक थे राके, दूसरे बोमर और तीसरा लसर। तीनों को याद रखना है, हो सकता है ऑप्शन में इस प्रकार के प्रश्न पूछ ले कि एकीकृत जर्मनी के निर्माण में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1866 में ऑस्ट्रिया किस संधि के तहत जर्मन संघ में शामिल हुआ? तो उस समय हुई थी प्राग संधि, और प्राग संधि के तहत ही ऑस्ट्रिया जो है जर्मन संघ में शामिल हो गया था। नेक्स्ट है, 1870 ईस्वी में सेडान का युद्ध किन देशों के मध्य हुआ? तो फ्रांस एवं प्रशा के बीच हुआ था सेडान का युद्ध। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में कई बार इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1870 में किसने प्रशा के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया? तो नेपोलियन तृतीय ने प्रशा के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ? तो यह था सेडान का युद्ध। सेडान युद्ध के बाद ही जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाया। तो इंपॉर्टेंट है सेडान का युद्ध जर्मनी के एकीकरण के संदर्भ में। अब बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। पहला क्वेश्चन है, अमेरिका के मूल निवासी कौन थे? तो रेड इंडियन वहां के मूल निवासी हैं अमेरिका के। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप ध्यान रखना। रेड इंडियन कहां के मूल निवासी थे? अमेरिका के। नेक्स्ट है, अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव किसके शासन काल में पड़ी? तो उस समय जो जेम्स प्रथम थे उन्हीं के शासन काल में अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव पड़ी। तो जिस प्रकार से भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव पड़ी, तो उसी प्रकार से अमेरिका में भी ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार की नींव पड़ी, और उस समय जेम्स प्रथम वहां के शासक थे ब्रिटेन के। नेक्स्ट है, अमेरिका के स्वतंत्रता की घोषणा किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नैसर्गिक अधिकार के सिद्धांत पर आधारित है अमेरिका के स्वतंत्रता की घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1783 ईस्वी में किस संधि के तहत अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध समाप्त हुआ? तो यह संधि थी पेरिस की संधि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेरिस की संधि के तहत अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध समाप्त हुआ 1783 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट के साथ याद रखना है हमें, अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? तो 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? तो जॉर्ज वाशिंगटन थे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक, और यह अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। तो दोनों ही संदर्भ में हमें याद रखना है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक और अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण बोस्टन टी पार्टी यानी कि बोस्टन चाय पार्टी की घटना कब हुई? तो 16 दिसंबर 1773 में यह हुई थी घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोस्टन चाय पार्टी का नायक कौन था? सैमुअल एडम्स था बोस्टन चाय पार्टी का नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अमेरिका वासियों का क्या नारा था? तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यह किस स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है? तो इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पे याद रखना है कि अमेरिका वासियों का अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यह ही नारा था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजातंत्र तथा धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सबसे पहले कहां हुई? तो सबसे पहले अमेरिका में हुई प्रजातंत्र और धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान कहां पर लागू हुआ? तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अमेरिका में हुआ 1789 ईस्वी में सबसे पहला लिखित संविधान। और भारत में किस प्रकार का संविधान है? तो भारत का संविधान में लिखित संविधान है। तो ब्रिटेन का संविधान कैसा है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, लिखित है कि अलिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पहला देश जिसने मानव समानता तथा मौलिक अधिकारों की घोषणा की। अमेरिका ही वह देश है जिसने सबसे पहले मानव समानता और मौलिक अधिकारों की घोषणा की, और भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वह अमेरिका से ही लिए गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्राहम लिंकन कब अमेरिका के राष्ट्रपति बनाए गए। तो अमेरिका राष्ट्रपति के अगर सूची में देखा जाए तो अब्राहम लिंकन का नाम उल्लेखनीय है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए एग्जाम में इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 1860 ईस्वी हमें याद रखना है अब्राहम लिंकन। नेक्स्ट क्वेश्चन अमेरिकी गृह युद्ध की शुरुआत कहां से हुई। तो कैरोलिना राज्य से अमेरिकी गृह युद्ध की शुरुआत होती है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यह है कि अमेरिकी गृह युद्ध से किस कुप्रथा का अंत हुआ। तो तत्कालीन विश्व में देखा जाए तो एक व्यापक स्तर पर यह कुप्रथा चल रही थी और यह प्रथा थी दास प्रथा। तो अमेरिकी गृह युद्ध से इस कुप्रथा का अंत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्राहम लिंकन द्वारा कब दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। तो 1863 ईस्वी में इनके द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि किन के शासनकाल में अमेरिका में दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट प्रश्न है 4 मार्च 1865 ईस्वी में अब्राहम लिंकन की हत्या किसने की। तो जॉन विल्किस बूथ नामक व्यक्ति ने अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल साइंस के दृष्टिकोण से, प्रजातंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा दी गई है प्रजातंत्र के बारे में और इससे अच्छी परिभाषा शायद ही कहीं मिले। तो यह परिभाषा जो दी गई थी यह अब्राहम लिंकन के द्वारा ही दी गई थी प्रजातंत्र के बारे में। प्रजातंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। नेक्स्ट है अमेरिकी फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो यह थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब बात करेंगे फ्रांस की राज्य क्रांति के बारे में। अमेरिका के बाद फ्रांस की राज्य क्रांति को भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है 1789 ईस्वी में फ्रांस की राज्य क्रांति किसके शासनकाल में हुई। तो उस समय जो वहां के शासक थे वे थे लुई 16वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस के किस शासक को देशद्रोह के अपराध में फांसी की सजा दी गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लुई 16वां है जिन्हें देशद्रोह के अपराध में फांसी की सजा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ही राजी हूं और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किसका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसएससी में कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है, मैं ही राजी हूं और मेरे शब्द ही कानून है। तो यह कथन था लुई 14वां का। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में किस तिथि को मनाया जाता है। तो 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भारत में जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है वह है 15 अगस्त। तो यह भी हमें याद रखना है कि फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में किस तिथि को मनाया जाता है, 14 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति के दिन है। तो यह है फ्रांस की राज क्रांति के दिन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस प्रश्न को बारे में मैं बोल रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है उस पर आप विशेष ध्यान दें, क्योंकि यही जो प्रश्न जो मैं बता रहा हूं सामान्यतः इसी प्रकार के प्रश्न और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति के दिन है, फ्रांस की राजक्रांति। दूसरा मैं ही राज्य हूं, मेरे शब्द ही कानून है, यह लुई 14वां का कथन है। तो यह सारे जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुई 14वां ने, लुई 14 ने फ्रांस की राजधानी किसे बनाया। तो वर्साई को फ्रांस की राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन तत्कालीन फ्रांस में टैले क्या था। तो टैले क्या था, एक प्रकार का भूमि कर था। अगला क्वेश्चन है 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह कथन किसका है, वाल्टेयर का। वाल्टेयर का कथन है, यह कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रांसीसी क्रांति में किन नायकों का सर्वाधिक योगदान था। तो वाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू और रूसो, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था फ्रांसीसी क्रांति में। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक है किसकी रचना है। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो यह पुस्तक जो है वह रूसो की रचना है। अगला क्वेश्चन है लेटर ऑन इंग्लिश किसकी रचना है। तो यह है वाल्टेयर की रचना लेटर ऑन इंग्लिश। आगे चलते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है, रूसो की। रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं। नेक्स्ट कानून की आत्मा की रचना किसके द्वारा की गई। तो यह थे मॉन्टेस्क्यू, जिनके द्वारा रचना की गई कानून की आत्मा। अगला क्वेश्चन है सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे कहा जाता है। तो हर्डर को कहा जाता है सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेपोलियन कब फ्रांस का सम्राट बना। 1804 ईस्वी में फ्रांस के सम्राट बने नेपोलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है। तो नेपोलियन को माना जाता है आधुनिक फ्रांस का निर्माता। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है कि इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था। नेपोलियन ने कहा था इंग्लैंड को बनियों का देश। नेक्स्ट क्वेश्चन लिटिल कॉर्पोरल के नाम से किसे जाना जाता है। तो नेपोलियन को कहा जाता है लिटिल कॉर्पोरल, यह उनका उपनाम था। तो ये थे फ्रांस की राजक्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। कुछ अन्य प्रश्न और भी हैं जिनको हम देख लेते हैं।
किस युद्ध में अंग्रेजी जहाजी बेड़े के नायक नेल्सन ने नेपोलियन को पराजित किया? तो नेपोलियन को पराजित किया नेल्सन ने नील नदी के युद्ध में। नेक्स्ट है 1805 ईस्वी में टफलगर का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो यह हुआ था इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच में, यानी कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था ट्रफलगर का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपोलियन द्वारा तैयार किया गया कानून संग्रह क्या कहलाया? तो यह था नेपोलियन कोड, जो नेपोलियन द्वारा तैयार किया गया था, और यह था कानून संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1815 ईस्वी में वाटरलू का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो यूरोप के मित्र राष्ट्र और नेपोलियन के बीच में हुआ था वाटरलू का युद्ध। और विश्व इतिहास में वाटरलू का जो युद्ध है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना है। 1815 ईस्वी में यूरोप के मित्र राष्ट्र एक तरफ थे तो दूसरी तरफ नेपोलियन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मापतौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? तो यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। मापतौल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की ही देन मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेपोलियन के पतन का कारण क्या माना जाता है? तो रूस पर आक्रमण करना नेपोलियन के पतन का कारण माना जाता है। आगे चलते हैं। इंग्लैंड के वाणिज्य एवं व्यापार का बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने किस व्यवस्था का सूत्रपात किया? तो यह जो व्यवस्था थी इसे महाद्वीपीय व्यवस्था कहा गया। तो यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, महाद्वीपीय व्यवस्था। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। 1821 ईस्वी में नेपोलियन की मृत्यु कहाँ पे हुई? तो यह द्वीप है सेंट हेलेना द्वीप पर नेपोलियन की मृत्यु हुई। यह क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मापतौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? तो यह फ्रांस की। यह क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है। तो ये थे हमारे पार्ट 1 विश्व इतिहास से संबंधित। शेष भाग पार्ट 2 में हम जीके बकेट स्टडी ट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विश्व इतिहास भाग 2 के बारे में, और इसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के बारे में। पहला क्वेश्चन है हमारा, औद्योगिक क्रांति से क्या तात्पर्य है? तो इसका आशय उन वैज्ञानिक आविष्कारों, तकनीकों तथा अनुसंधानों के अनुप्रयोग से है जिसके कारण 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड में परंपरागत उद्योगों के स्थान पर नए एवं विशाल उद्योगों की स्थापना हुई। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होने का प्रमुख कारण क्या था? तो उपनिवेश के कारण कच्चे माल और पूंजी की उपलब्धता। तो इंग्लैंड के बहुत सारे उपनिवेश थे और उन उपनिवेशों में बहुत भारी मात्रा में कच्चे माल और पूंजी उपलब्ध थे, और यही कारण था कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई। और भारत भी इंग्लैंड का एक महत्वपूर्ण उपनिवेश था। नेक्स्ट है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई? तो इंग्लैंड में हुई सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत, और यहीं से शुरुआत होकर फिर यूरोप के अन्य देशों में यह औद्योगिक क्रांति फैली। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, औद्योगिक क्रांति का प्रतीक क्या था? तो वाष्प इंजन। वाष्प इंजन औद्योगिक क्रांति का प्रतीक था, क्योंकि किसी भी उद्योग को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और इसी कारण से यही वह ऊर्जा थी जिसके कारण इस समय औद्योगिक क्रांति को बल मिला। नेक्स्ट है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया। नेक्स्ट है औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग अर्नल्ड टाइनबी ने सबसे पहले अपनी किस पुस्तक में किया? तो लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड नामक जो इनकी पुस्तक है, इसमें उन्होंने सबसे पहले औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया। अगला प्रश्न है औद्योगिक क्रांति के दौर में इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी कौन था? तो इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी था जर्मनी। औद्योगिक क्रांति के दौर में जर्मनी इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी था। नेक्स्ट, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस उद्योग से हुई? सूती कपड़ा उद्योग से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है पक्की सड़क बनाने की विधि सबसे पहले किसने खोजी? मैकएडम ने सबसे पहले खोजी पक्की सड़क बनाने की विधि। नेक्स्ट, 1814 ईस्वी में किसने रेल द्वारा बंदरगाह तक कोयला परिवहन हेतु वाष्प इंजन का प्रयोग किया? तो जॉर्ज स्टीफेंसन ने वाष्प इंजन का प्रयोग किया, और इसका प्रमुख उद्देश्य यह था कि रेलवे द्वारा बंदरगाह तक कोयला परिवहन किया जाए। अगला प्रश्न है इंग्लैंड की क्रांति से। तो इंग्लैंड की क्रांति 1688 ईस्वी में हुई थी, जिसे गौरवपूर्ण क्रांति भी कहा जाता है, और इसे रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि यह जो क्रांति थी बहुत ही शांतिपूर्वक हुई, बातचीत के द्वारा हुई, और इसमें इंग्लैंड का राजा बदला, इंग्लैंड की शासन व्यवस्था बदली, पर खून का एक कतरा भी नहीं गिरा, और इसी कारण से इसे गौरवपूर्ण क्रांति की संज्ञा भी दी जाती है और रक्तहीन क्रांति की संज्ञा भी दी जाती है। इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में 1642 ईस्वी में इंग्लैंड में गृह युद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लैंड के किस राजा को फांसी की सजा दी गई? चार्ल्स प्रथम को फांसी की सजा दी गई। नेक्स्ट,
गृह युद्ध के दौरान राजा के समर्थकों को क्या कहा गया? तो राजा के जो समर्थन में थे उन्हें कैवेलियर कहा गया और जो संसद के समर्थन में थे उन्हें राउंड हेड्स कहा गया। तो इंपॉर्टेंट है, दोनों हमें याद रखना है। अगला प्रश्न है 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति किसके शासनकाल में हुई? स्टुअर्ट वंश के शासक थे जेम्स द्वितीय, इन्हीं के शासनकाल में गौरवपूर्ण क्रांति हुई 1688 ईस्वी में। नेक्स्ट है इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला? तो 7 वर्षों तक चला गृह युद्ध इंग्लैंड में। अगला प्रश्न 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में हुई क्रांति का एक प्रमुख कारण क्या था? सम्राट जेम्स द्वारा संसद की सर्वोच्चता को चुनौती देना, यह एक बहुत ही प्रमुख कारण था जिसके कारण इंग्लैंड में क्रांति हुई। नेक्स्ट है सम्राट जेम्स द्वितीय को किस कारण से अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी? तो बहुत सारे कारण थे, उनमें कुछ प्रमुख है। पहला है निरंकुश शासन, जेम्स द्वितीय का निरंकुश शासन, जेम्स द्वितीय द्वारा संसद की अवहेलना करना तथा प्रोटेस्टेंट धर्म विरोधी नीति। तो ये सारे कारण थे जिसके कारण उन्हें अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। अगला प्रश्न 1688 ईस्वी की क्रांति के बाद इंग्लैंड का सम्राट कौन बना? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस क्रांति के बाद विलियम तृतीय इंग्लैंड का सम्राट बना। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। 1215 ईस्वी में सर्वसाधारण के अधिकारों का घोषणा पत्र, जिसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, उस पर हस्ताक्षर करने हेतु इंग्लैंड के सामंतों ने किस तत्कालीन राजा को मजबूर किया? तो ये राजा थे राजा जॉन। तो राजा जॉन को जो तत्कालीन सामंत थे उन्होंने दबाव बनाया राजा जॉन पर कि आप सर्वसाधारण के जो अधिकारों का घोषणा पत्र है यानी कि जो मैग्ना कार्टा है उस पर हस्ताक्षर करें। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है किस वंश के शासनकाल में संसद राजाओं के हाथ की कठपुतली बना रहा? तो ट्यूडर वंश का शासनकाल था। नेक्स्ट है ट्यूडर एलिजाबेथ प्रथम का संबंध किस वंश से था? तो ट्यूडर वंश की से संबंधित थी एलिजाबेथ प्रथम। अगला बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है 100 वर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया 100 वर्षीय युद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है वैश्विक इतिहास की दृष्टि से। नेक्स्ट है गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ? तो बहुत प्रसिद्ध युद्ध है और यह हुआ था इंग्लैंड में, गुलाबों का युद्ध। अगला क्वेश्चन है मजदूरों को मताधिकार प्राप्त होने से इंग्लैंड में किस आंदोलन में तेजी आई? तो समाजवादी आंदोलन में तेजी आई इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लैंड की संसद द्वारा पारित किस एक्ट से इंग्लैंड में संसद की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? तो क्रांति के बाद एक्ट पारित हुआ और इस एक्ट द्वारा संसद की सर्वोच्चता स्थापित हो गई। तो इस एक्ट को नाम दिया गया था अधिकार का अधिनियम, यानी कि राइट्स ऑफ एक्ट, अधिकारों का अधिनियम। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे रूस की क्रांति के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है यह भी। सबसे पहले देखते हैं समाजवादी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? तो रॉबर्ट ओवन ने सबसे पहले समाजवादी शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट है आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता किसे माना जाता है? तो रॉबर्ट ओवन को ही माना जाता है आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता। रूसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? तो प्लेखानोव को रूसी साम्यवाद का जनक माना जाता है, प्लेखानोव। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? तो सेंट साइमन को फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक माना जाता है। फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया था? तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किया था। फेबियन सोशलिज्म होता क्या है? फेबियन सोशलिज्म तो यह ब्रिटेन की एक सुधारवादी विचारधारा है जिसका जन्म वैज्ञानिक समाजवाद के प्रतिलोम के रूप में हुआ था और रोमन सेनापति थे एक फेबियन कुंटेटर, उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा था फेबियन सोशलिज्म का। नेक्स्ट है वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक किसे माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है जो जर्मनी के थे। तो जितने भी समाजवाद हैं उनको यहाँ पे एक जगह लिख लिया गया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो और सबको एक साथ याद कर ले बिना किसी कंफ्यूजन के। आगे चलते हैं। 1884 ईस्वी में फेबियन सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई? लंदन में हुई थी 1884 ईस्वी में फेबियन सोसाइटी की स्थापना। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दुनिया के मजदूरों एक हो, ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो बहुत ही प्रसिद्ध नारा है और ये नारा देने वाले थे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने कहा था दुनिया के मजदूरों एक हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रूस के शासक को क्या कहा जाता था? तो जार कहा जाता था रूस के शासक को। नेक्स्ट है रूस की जारशाही व्यवस्था कब समाप्त हुई? तो 1917 ईस्वी में रूस की जारशाही व्यवस्था समाप्त हो गई। नेक्स्ट रूस का अंतिम जार कौन था? तो जार निकोलस द्वितीय रूस का अंतिम जार था। दोस्तों हमें यहाँ यह याद रखना है कि 1917 में
दो क्रांति हुई थी रूस में, जिसने रूस को पूरी तरह से बदल दिया था। तो पहली क्रांति फरवरी 1917 में हुई थी, जिसने रूसी क्रांति वह जिसे रूसी क्रांति कहा जाता है, और इसने रूसी जारशाही व्यवस्था को गिरा दिया और एक अस्थायी सरकार की स्थापना की। और दूसरी क्रांति के बारे में बात करें तो उसी वर्ष यानी कि 1917 में ही अक्टूबर में एक दूसरी रूसी क्रांति हुई थी, और इस क्रांति के जो नेतृत्व किया था बोल्शेविक नेताओं द्वारा किया गया था, और इसके परिणाम स्वरूप दुनिया का पहला जो कम्युनिस्ट देश है उसका निर्माण हुआ। तो 1917 में हमें याद रखना है दो महत्वपूर्ण क्रांति हुई थी। पहले के द्वारा सत्ता बदली, राजशाही व्यवस्था जो वहां पर जारशाही व्यवस्था थी वह बदली, और दूसरी क्रांति के द्वारा वहां पर कम्युनिस्ट देश का निर्माण हुआ। तो दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों 1917 में ही हुए थे, तो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया था? तो जॉर्ज निकोलस द्वितीय ने दिया था यह नारा। ठीक है। नेक्स्ट है, जार मुक्तिदाता के नाम से किसे जाना जाता है? अलेक्जेंडर द्वितीय को जाना जाता है जार मुक्तिदाता के रूप में। अगला प्रश्न है, रूस के किस जार शासक की हत्या बम विस्फोट में हुई? अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या हो गई थी बम विस्फोट में, और यह रूस का जार था। नेक्स्ट है, रूस की 1917 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार हो गई थी, और यही तात्कालिक क्रांति था कारण था 1917 की रूसी क्रांति का। नेक्स्ट है, 1917 में हुई लेनिन के नेतृत्व में हुई बोल्शेविक क्रांति का संबंध किस देश से है? तो यह रूस से है। तो इसी क्रांति के बाद देखा जाए तो रूस में कम्युनिस्ट देश के रूप में निर्माण हुआ। तो लेनिन के नेतृत्व में हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है विश्व इतिहास के दृष्टिकोण से 1917 की हुई बोल्शेविक क्रांति। नेक्स्ट है, चेका का संगठन किसके द्वारा किया गया? तो लेनिन द्वारा चेका का संगठन किया गया। लाल सेना का संगठन किसके द्वारा किया गया? ट्राटस्की द्वारा लाल सेना का संगठन किया गया। अस्थायी क्रांति के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो ट्राटस्की थे अस्थायी सिद्धांत के प्रवर्तक। आगे चलते हैं, अन्ना कैरोनीना पुस्तक के लेखक कौन थे? तो लियो टॉल्स्टॉय, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसे आपको ध्यान रखना है, अन्ना कैरोनीना। इसके बाद दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक किसने लिखी? तो कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और इनके कार्ल मार्क्स के एक फ्रेंड थे फ्रेडरिक एंजल, तो इनके और कार्ल मार्क्स द्वारा संयुक्त रूप से यह पुस्तक लिखी गई है। लेकिन सामान्यतः एग्जाम में पूछा जाता है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसकी पुस्तक है? तो कार्ल मार्क्स। ये दोनों पुस्तक हमें याद रखने हैं, कार्ल मार्क्स की बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी कौन रहा? तो फ्रेडरिक एंजल्स इनका आजीवन साथी रहा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक राइट्स ऑफ मैन, ये किसकी पुस्तक है? टॉमस पेन की, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इसके बाद मदर की रचना किसके द्वारा की गई? तो मैक्सिम गोर्की द्वारा। तो ये जो भी पुस्तक है, ये सारी पुस्तकों को आपको याद रखना है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। नेक्स्ट है, शून्यवाद का जनक किसे माना जाता है? तो तुर्गनेव को माना जाता है शून्यवाद का जनक। हमारा अगला प्रश्न है, रूस में सबसे अधिक जनसंख्या किन लोगों की थी? तो स्लाव लोगों की सबसे अधिक जनसंख्या थी रूस में। नेक्स्ट है, रूस में 1903 में स्थापित सोशल डेमोक्रेटिक दल कितने गुटों में बटा था? तो दो गुट थे इसमें, बोल्शेविक और मेंशेविक। बोल्शेविक का मतलब बहुसंख्यक और मेंशेविक का मतलब अल्पसंख्यक। नेक्स्ट है, बोल्शेविक दल का नेता कौन था? लेनिन बोल्शेविक दल के नेता थे, और इन्हीं के नेतृत्व में बोल्शेविक क्रांति हुई। नेक्स्ट है, आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? स्टालिन को माना जाता है आधुनिक रूस का निर्माता। नेक्स्ट है, 1917 में लेनिन द्वारा प्रकाशित क्रांतिकारी योजना को किस नाम से जाना गया? तो इनके द्वारा जो क्रांतिकारी योजना जारी की गई थी, प्रकाशित की गई थी, उसे अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, अप्रैल थीसिस का संबंध किससे है? तो आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन ने कौन सा नारा दिया था? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने नारा दिया था, युद्ध का अंत करो। नेक्स्ट है, 1921 ईस्वी में रूस में नई आर्थिक नीति किसके द्वारा लाई गई? तो लेनिन द्वारा नई आर्थिक नीति लाई गई। और भारत में देखा जाए तो नई आर्थिक नीति कब लाई गई? कमेंट सेक्शन में आप बताएं। अब बात करेंगे चीनी क्रांति के बारे में। चीन में मंचू राजवंश का पतन कब हुआ? 1911 ईस्वी में मंचू राजवंश का पतन हुआ। अगला है, 1905 में सन्यात सेन द्वारा स्थापित तुंग मेंग दल का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो चीन में मंचू वंश के शासन को समाप्त करना तुंग मेंग दल का प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट है, 1911 ईस्वी में हुई चीनी क्रांति का नायक कौन था? तो सन्यात सेन थे 1911 में ईस्वी में हुई चीनी क्रांति के नायक।
नेक्स्ट है कोविनेड लीग सोसाइटी का संस्थापक कौन था? सन्यात सेन कोविनेड लीग सोसाइटी के संस्थापक थे। अगला है 1912 ईस्वी में कुओमितांग दल की स्थापना किसके द्वारा की गई? सन्यात सेन द्वारा कुओमितांग दल की स्थापना की गई 1912 ईस्वी में। अगला है चीनी क्रांतिकारियों ने 1911 ईस्वी में अपनी सरकार का अध्यक्ष किसे चुना? सन्यात सेन को अपनी सरकार का अध्यक्ष चुना चीनी क्रांतिकारियों ने। नेक्स्ट है 1911 ईस्वी की क्रांति के बाद चीन में कैसी शासन पद्धति स्थापित हुई? तो गणतंत्रात्मक शासन पद्धति चीन में स्थापित हुई जब 1911 ईस्वी की क्रांति के बाद। अगला है चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो चीन का राष्ट्रपिता सन्यात सेन को कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सन्यात सेन के 3 सिद्धांत कौन से थे? तो पहला है राष्ट्रवाद, दूसरा लोकतंत्रवाद और तीसरा सामाजिक न्याय। ये 3 सिद्धांत थे सन्यात सेन के। अगला प्रश्न 1925 ईस्वी में सन्यात सेन की मृत्यु के बाद कुओमितांग दल की कमान किसके द्वारा संभाली गई? तो चियांग काई शेक द्वारा कुओमितांग दल की कमान संभाली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1925 में हुए हुनान प्रांत के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो माओ त्से तुंग द्वारा किया गया था नेतृत्व किसान आंदोलन का चीन में। नेक्स्ट है चीन में गृह युद्ध कब आरंभ हुआ? 1928 ईस्वी में चीन में गृह युद्ध प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न साम्यवादियों के दमन करने के लिए चियांग काई शेक ने किस आतंकवादी दल का गठन किया? तो ब्लू शर्ट आतंकवादी दल का गठन साम्यवादियों का दमन करने के लिए किया गया था और यह किया गया था चियांग काई शेक द्वारा। नेक्स्ट है किसके नेतृत्व में 1949 ईस्वी में चीन में जनवादी गणराज्य की स्थापना की गई? माओ त्से तुंग के नेतृत्व में चीन में जनवादी गणराज्य की स्थापना की गई 1949 में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला है चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष कौन था? माओ त्से तुंग थे। नेक्स्ट है चीनी जनवादी गणराज्य का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? चाउ एन लाई। तो इन दोनों को आपको याद रखना है, प्रथम अध्यक्ष और प्रथम प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है चीन के जनवादी गणराज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हुनान प्रांत थी चीन के जनवादी गणराज्य की राजधानी। नेक्स्ट है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1921 ईस्वी में हुई थी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, बहुत इंपॉर्टेंट है। एशिया का मरीज किस देश को कहा गया? तो चीन को कहा गया एशिया का मरीज। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट है खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक कौन था? जॉन हे खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक था। नेक्स्ट है चीन के द्वार खोलने का श्रेय किसे जाता है? तो ब्रिटेन को जाता है चीन के द्वार खोलने का श्रेय। खुले द्वार की नीति कहाँ अपनाई गई? चीन में अपनाई गई। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब बात करने वाले हैं तुर्की के बारे में। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। 1908 ईस्वी में किसके शासनकाल में युवा तुर्क आंदोलन प्रारंभ हुआ? अब्दुल हमीद द्वितीय के शासनकाल में युवा तुर्क आंदोलन प्रारंभ हुआ 1908 ईस्वी में। पान इस्लामिज्म का नारा किसने दिया? तो अब्दुल हमीद द्वितीय द्वारा पान इस्लामिज्म का नारा दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई वह संधि जो तुर्की के लिए बहुत ही अपमानजनक थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है तुर्की के संदर्भ में, ये थी सेब्र की संधि जो 1920 ईस्वी में हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद, और यह संधि तुर्की के लिए बहुत ही अपमानजनक मानी जाती थी। नेक्स्ट है आधुनिक तुर्की का निर्माता मुस्तफा कमाल पाशा ने किस संधि को मानने से इनकार कर दिया? तो सेब्र की जो संधि थी 1920 ईस्वी में हुई थी, मुस्तफा कमाल पाशा ने इस संधि को मानने से इनकार कर दिया। नेक्स्ट है अतातुर्क यानी कि तुर्की का पिता उपनाम से किसे जाना जाता है? मुस्तफा कमाल पाशा को जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अतातुर्क की संज्ञा इन्हें दी जाती है। 1923 ईस्वी में लोजान की संधि किन देशों के बीच हुई? तुर्की और यूनान के बीच हुई लोजान की संधि। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है। नेक्स्ट है तुर्की गणतंत्र की घोषणा कब हुई? 1923 ईस्वी में तुर्की गणतंत्र की घोषणा हुई। तुर्की गणतंत्र के नए राष्ट्रपति किसे बनाया गया? तो मुस्तफा कमाल पाशा को नया राष्ट्रपति बनाया गया तुर्की गणतंत्र का। तुर्की में 1924 ईस्वी में किसके द्वारा खिलाफत को समाप्त कर दिया गया? तो मुस्तफा कमाल पाशा द्वारा खिलाफत को समाप्त कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ईस्वी के साथ याद रखना है। खिलाफत को कब समाप्त किया गया? तो 1924 ईस्वी में, और किसके द्वारा? तुर्की द्वारा, और इनके जो समाप्त करने वाले थे ये मुस्तफा कमाल पाशा। तो ये तीनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इस्तांबुल का पुराना नाम क्या था? तो कस्तूनतुनिया इस्तांबुल का पुराना नाम था। आगे चलते हैं, इटली में फासिज्म का उदय, मुसोलिनी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे फासिज्म का उदय कहाँ हुआ? तो इटली में हुआ, और इसके जन्मदाता कौन थे? मुसोलिनी। मुसोलिनी बहुत इंपॉर्टेंट है,
याद रखना है फासिज्म के संदर्भ में। नेक्स्ट है मिलान में मुसोलिनी द्वारा स्थापित दल का नाम क्या था, तो फासिस्टवाद था इनके द्वारा स्थापित दल का नाम। ड्यूस किस उपनाम से किसको पुकारा जाता था, मुसोलिनी का उपनाम था ड्यूस। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखना है। नेक्स्ट है फांसीवादी दल के स्वयंसेवक किस रंग की कमीज पहनते थे, तो काली रंग की कमीज पहनते थे फांसीवादी दल के जो स्वयंसेवक होते थे। 1936 ईस्वी में जापान एवं जर्मनी के साथ मिलकर मुसोलिनी ने किस धुरी का निर्माण किया, तो ये रोम बर्लिन टोक्यो धुरी का निर्माण किया था इटली ने, मुसोलिनी ने इनके साथ मिलकर। नेक्स्ट है इटली में फांसीवाद का अंत कब हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही 1945 में फांसीवाद का अंत हो गया। अब बात करते हैं जर्मनी के नाजीवाद के उदय के बारे में, जिसके नेतृत्व करता थे हिटलर। पहला प्रश्न है जर्मनी में नेशनल सोशलिस्ट पार्टी या नाजी दल की स्थापना किसने की, तो हिटलर द्वारा की गई नाजी दल की स्थापना। जर्मन वर्क्स पार्टी का संस्थापक कौन था, हिटलर था जर्मन वर्क्स पार्टी का संस्थापक। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया, हिटलर का नारा था एक राष्ट्र एक नेता। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, आप मुसोलिनी से इसे कंफ्यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट मेन कीम, यानी कि मेरा संघर्ष किसकी आत्मकथा है, हिटलर की आत्मकथा है। एग्जाम में सामान्यतः ये पूछा जाता है विश्व इतिहास के संदर्भ में। नेक्स्ट है हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार कौन सा देश बना, ऑस्ट्रिया बना था हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार। नेक्स्ट है हिटलर के लिए सामी विरोधी नीति का अर्थ क्या था, तो यह जो इसकी नीति थी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, यह थी यहूदी विरोधी नीति, तो इसे सामी विरोधी नीति का अर्थ था यहूदी विरोधी नीति। नेक्स्ट है हिटलर ने आत्महत्या कब की, तो 30 अप्रैल 1945 को हिटलर के द्वारा आत्महत्या कर ली गई। तो हिटलर का संघर्ष जो मेरा संघर्ष है इनकी आत्मकथा है, हमें ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब बात करते हैं जापानी साम्राज्यवाद के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। नेक्स्ट है पहला प्रश्न है जापान के साम्राज्यवाद का प्रथम शिकार कौन बना, चीन बना था जापान के साम्राज्यवाद का प्रथम शिकार। 1863 ईस्वी में अमेरिकी व्यापार हेतु बलपूर्वक जापान का द्वार खोलने वाला अमेरिकी नागरिक कौन था, तो पेरी थे अमेरिकी नागरिक जिन्होंने बलपूर्वक जापान का द्वार खोला व्यापार हेतु। नेक्स्ट है जापान ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता कब त्याग दी, 1933 ईस्वी में राष्ट्रसंघ की सदस्यता त्याग दी। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत किसने की, तो मुत्सुहितो के द्वारा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। नेक्स्ट 1905 में हुआ रूस जापान युद्ध जिसमें जापान ने रूस को हराया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है कि 1905 में हुए रूस जापान युद्ध में कौन विजय हुआ, तो रूस पराजित हुआ था और जापान ने उसे हराया था, तो याद रखना है हमें। तो यह किस संधि के तहत समाप्त हुआ, 1905 का रूस जापान युद्ध पोर्ट्समाउथ संधि के तहत समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीत आतंक से किस देश को संबोधित किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यही आपको ध्यान रखना है, पीत आतंक से जापान को संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने किसका साथ दिया था, धुरी राष्ट्रों का साथ दिया था द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण का क्या कारण था, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप लोग जानते ही हैं कि अमेरिका द्वारा जापान पर अणु बम का प्रयोग किया गया था और इसी के बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। अगला बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने कब जापान पर अणु बम का प्रयोग किया, तो पहला जो अणु बम का प्रयोग किया था 6 अगस्त 1945 को और यह हिरोशिमा पर किया गया था और इसका नाम था लिटिल बॉय। तो आप यहाँ पे इस तरह से चित्र को देख के ध्यान रख सकते हैं, छोटा सा ये दिख रहा है। दूसरा जो अणु बम का प्रयोग किया था 9 अगस्त 1945 को, यह नागासाकी पर किया गया था, तो यह किया गया था, इसका नाम था फैटमैन। तो देख ही रहे हैं, ये देखने में ही लग रहा है मोटा सा, तो इसको आपको याद रखना है, फैटमैन दूसरी बार प्रयोग हुआ था, लिटिल बॉय पहले प्रयोग हुआ था और पहला 6 अगस्त 1945, दूसरा 9 अगस्त 1945। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, डेट के साथ आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। आगे चलते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 28 जुलाई 1914 प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किस घटना से हुई, तो ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किया जाना, यह घटना थी जिससे प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखें। नेक्स्ट है 4 वर्ष तक चले प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया, 37 देशों ने भाग लिया था प्रथम विश्व युद्ध में। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, तो सेरेजोवो हत्याकांड
प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। सेराजेवो हत्याकांड क्या था? तो बोस्निया की राजधानी थी सेराजेवो, और यहीं पर जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे फर्डिनेंड, इनकी हत्या हो गई थी, और यही कारण था तात्कालिक प्रथम विश्व युद्ध का। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व कितने खेमों में बंट गया था? तो दो खेमा थे, एक मित्र राष्ट्र और दूसरा था धुरी राष्ट्र। तो धुरी राष्ट्र का नेतृत्वकर्ता कौन था? जर्मनी था, जिसमें अन्य देशों को देखा जाए तो ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली इत्यादि ये सब धुरी राष्ट्र में शामिल थे। आगे बात करेंगे मित्र राष्ट्रों में शामिल प्रमुख देश कौन कौन से थे? तो इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, रूस एवं फ्रांस, ये सभी मित्र राष्ट्रों में शामिल थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है अगला, गुप्त संधियों की प्रणाली का जनक कौन था? तो बिस्मार्क थे गुप्त संधियों की प्रणाली का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त क्रांतिकारी संस्था काला हाथ का संबंध किस देश से था? सर्बिया से संबंधित था काला हाथ, और यह एक गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी। नेक्स्ट है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति की मध्यस्थता से हुआ 1904-5 में हुए रूस जापान युद्ध का अंत हुआ? तो किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने मध्यस्थता की थी 1904-5 में हुए रूस जापान युद्ध में? तो ये थे रूजवेल्ट। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो वुड्रो विल्सन थे अमेरिका के राष्ट्रपति प्रथम विश्व युद्ध के समय। नेक्स्ट है, अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? तो अमेरिका बाद में शामिल हुआ था प्रथम विश्व युद्ध में, और यह शामिल हुआ था 6 अप्रैल 1917 ईस्वी में। अब बात करेंगे कि अमेरिका आखिर प्रथम विश्व युद्ध में क्यों शामिल हुआ? तो जर्मनी का यू बोट, जो यू बोट था, उसके द्वारा इंग्लैंड के जहाज को डुबा दिया गया, और जब इंग्लैंड का जहाज डुबाया गया तो उसमें अमेरिका के 128 अमेरिकी यात्री सवार थे, और इसी से अमेरिका बहुत ही क्रोधित हो गया और वह भी प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया। तो हमारा क्वेश्चन यही है कि जर्मनी के यू बोट द्वारा इंग्लैंड के किस जहाज को डुबोने के बाद अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया? तो यह जहाज था लुसितानिया। लुसितानिया जहाज को जब डुबाया जर्मनी ने, तो अमेरिका इस युद्ध में शामिल हो गया। नेक्स्ट है, 18 जून 1919 ईस्वी को हुई पेरिस शांति सम्मेलन में शांति संधियों की शर्तों को निर्धारित करने में किन राष्ट्राध्यक्षों ने प्रमुख भूमिका निभाई? तो पेरिस शांति सम्मेलन जो 1919 में हुआ था, उसमें बहुत सारे देश शामिल थे, लेकिन तीन ही राष्ट्र ऐसे थे, तीन ही लोग ऐसे थे जो प्रमुख रूप से इसमें भूमिका निभा रहे थे। तो पहले थे अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन, दूसरे थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज, और तीसरे थे फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंसो। तो इन तीनों की जो भूमिका थी पेरिस शांति सम्मेलन में शर्तों के निर्धारण में बहुत ही महत्वपूर्ण थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई? 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। जर्मनी के साथ वर्साय की संधि कब हुई? तो 28 जून 1919 में वर्साय की संधि हुई जर्मनी के साथ। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान क्या था? तो राष्ट्र संघ की स्थापना थी प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान, राष्ट्र संघ की स्थापना, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत किस संधि से द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हुआ? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्साय की संधि देखा जाए तो वह बीज था जिससे द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ। तो कहते हैं कि बीजारोपण वर्साय की संधि से ही हुआ। अब बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है द्वितीय विश्व युद्ध। जर्मनी ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया? 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था। तात्कालिक कारण बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम विश्व युद्ध का भी और द्वितीय विश्व युद्ध का भी, तो ये दोनों याद रखना है। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक लड़ा गया? यह 6 वर्ष तक लड़ा गया, 1939 से 1945 तक। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया? 61 यानी कि 61 देशों ने भाग लिया द्वितीय विश्व युद्ध में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस जर्मन जनरल को डेजर्ट फॉक्स की संज्ञा दी गई? तो ये थे रोमेल को डेजर्ट फॉक्स की संज्ञा दी गई। नेक्स्ट है, संयुक्त रूप से जर्मनी और इटली का पहला शिकार देश कौन था? स्पेन था पहला शिकार। अगला प्रश्न है, जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण की योजना को क्या नाम दिया गया? तो ऑपरेशन बारबोसा। ऑपरेशन बारबोसा जर्मनी द्वारा जो सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना थी उसे ही नाम दिया गया, और यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ? 8 दिसंबर 1941 को। तो अमेरिका देखा जाए तो प्रथम विश्व युद्ध में भी देर से शामिल हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध में भी देर से शामिल हुआ। नेक्स्ट,
द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपको इसे याद रखना है। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। नेक्स्ट है, इंग्लैंड की शानदार अलगाव नीति का विचारक कौन था? सेली सेबरी इंग्लैंड की शानदार अलगाववाद की नीति के विचारक थे। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह जाता है सोवियत रूस को, जर्मनी की पराजय का श्रेय द्वितीय विश्व युद्ध में। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व के दौरान अमेरिका ने कब जापान पर अणुबम का प्रयोग किया? तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैटमैन। किस संधि को आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है? तो वर्साई की संधि थी। यह कहा जाता है कि यह एक प्रकार की आरोपित संधि थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान क्या था? तो यह था संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। और प्रथम विश्व युद्ध में जहां राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, वही द्वितीय विश्व युद्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। तो ये हमें याद रखना है, यूनाइटेड नेशन की स्थापना